तो दोस्तों आज की कहानी कनाडा के एक सबसे बड़े चोर की है जिसने 80 के दशक में 59 बैंकों को लूटा था और ये गिलबर्ट नाम के चोर पर बनाई एक सच्ची कहानी है। तो आइए हम उस वक्त के उस चोर की कहानी को देखते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम गिलबर्ट को देखते हैं जिसे एक चोरी के इल्जाम में 18 महीनों की उसे सजा मिली हुई है और ये उसका आज का पहला अपराध है, इसलिए उसे जेल के बदले सुधार गृह में भेज दिया जाता है। पर वो 18 महीनों की सजा को ना काटकर 6 महीने होते ही वहां से भाग निकलता है। कनाडा आने के बाद गिलबर्ट नौकरी की तलाश करने लगता है। उसे सड़क पर एक आइसक्रीम वाला दिखता है तो वो उससे अपनी नौकरी के लिए बात करता है। आइसक्रीम वाला उससे उसकी आईडी मांगता है तो गिलबर्ट यहाँ कहता है कि उसकी आईडी उसके कार में है। अब गिलबर्ट के पास तो कोई आईडी थी ही नहीं क्योंकि वो जेल से भाग के कनाडा आया था। तभी उसे रास्ते में एक भिखारी दिखाई देता है तो वो उस भिखारी के पास जाता है और उससे उसकी आईडी मांगता है तो भिखारी उसके बदले उसे $22 मांगता है। गिलबर्ट तुरंत मान जाता है और उससे पैसे देकर उसकी आईडी को ले लेता है। अब आईडी के हिसाब से गिलबर्ट का नाम रॉबर्ट व्हाइटमैन हो जाता है। अब ये उसकी एक नई पहचान बन गई। वो आइसक्रीम वाले के पास जाता है और उसे उस आईडी को दे देता है। गिलबर्ट अब रॉबर्ट बन गया था। वो आइसक्रीम की जॉब कर रहा था। वो आइसक्रीम बेचने का काम करने लगा। उसे एक जॉब मिल चुकी थी। अब उसे रहने के लिए एक जगह की जरूरत थी, इसलिए वो चर्च द्वारा चलाए गए फ्री हॉस्टल में रहने की सोचता है। तभी वहाँ उसकी मुलाकात एंड्रिया हर्सन से होती है। यहाँ एंड्रिया उस हॉस्टल के इंचार्ज थी और जल्द ही इनकी दोस्ती भी हो जाती है। हॉस्टल में रहते रहते गिलबर्ट, जो अब रॉबर्ट बन चुका था, एंड्रिया के साथ उससे वक्त बीतता है और दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। पर एक दिन रॉबर्ट की जॉब चली जाती है। रॉबर्ट को काम की तलाश थी, इसलिए वो वेस्ट कनाडा चला जाता है। पर काफी कोशिश करने के बावजूद भी उसे कहीं जॉब नहीं मिलती। रॉबर्ट निराश होकर एक जगह पे बैठा होता है जहां वो एक बैंक से पैसे ले जाने वाली वैन को देखता है। अब यहाँ पे रॉबर्ट को एक ख्याल आता है। वो उस वैन को लूटने की सोचता है, पर फिर वो सोचता है कि अगर वो पकड़ा गया तो उसे फिर से सजा हो जाएगी और वो ऐसा करना नहीं चाह रहा था। वो एंड्रिया को कॉल करता है तो एंड्रिया उसे बताती है कि वो अभी प्रेग्नेंट है। तो रॉबर्ट इससे काफी खुश हो जाता है और फिर वो चोरी का प्लान बनाने की सोचने लगता है। वो बैंक जाता है और वहाँ की रैकी करने लगता है। वो सारे कैमरे को देखता है, वहाँ पे कितनी सिक्योरिटी कहाँ पे लगी हुई है, वो सारी चीजों को देख रहा होता है। फिर वो एक मेकअप की दुकान पे जाता है। वो वहाँ के ऑनर से झूठ कहता है कि वो एक एक्टर है, उसके पास पैसे नहीं है और उसे कॉस्ट्यूम की जरूरत है। वो वहाँ के ऑनर से कहता है कि काम निकल जाने के बाद उसे पैसे दे देगा। ऑनर भी मान जाती है। अब रॉबर्ट यहाँ अपनी पूरी हुलिये को बदलकर बैंक पहुंच जाता है। वो बैंक पहुंचकर वहाँ के मैनेजर से कहता है कि वो गवर्नमेंट से है और वो यहाँ की सिक्योरिटी को चेक करना चाहता है। मैनेजर को भी लगने लगता है कि वो सच में गवर्नमेंट का आदमी है, इसलिए वो उसे पूरी बैंक घुमाने लगता है। वो अनजान में सिक्योरिटी से रिलेटेड सारी जानकारियां भी दे देता है। वो सीसीटीवी कंट्रोल रूम में जाता है और वहाँ की सारी एम्प्लॉय की डिटेल्स निकाल लेता है। अब रॉबर्ट बाहर आता है और सभी एम्प्लॉय को कॉल करता है और उनसे कहता है कि उनकी नौकरी चली गई है और इनमें से सबसे ज्यादा वो सिक्योरिटी गार्ड्स को ही कहता है ताकि सिक्योरिटी ना होने पर वो आसानी से चोरी कर सके। अब गिलबर्ट घर आकर अपनी चोरी की पूरी प्लानिंग करने लगता है। अगले दिन वो अपने नाक पर एक नकली नाक लगाता है और एक नए चेहरे के साथ बैंक पहुंच जाता है और बिना बंदूक के वो अपने हाथ को जेब में डालता है और कैशियर से कहता है कि अगर वो उसे पैसे दे देती है तो वो उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। कैशियर को लगता है कि शायद उसके पास कोई गन है, पर रॉबर्ट के पास तो कोई गन ही नहीं थी। कैशियर सारे पैसे निकालकर रॉबर्ट के सामने रख देती है। वो पूरे $20,000 लेकर बैंक से निकल जाता है। अब वो उन पैसों से रॉबर्ट एक घर को खरीदता है। वो एंड्रिया को भी अपने पास बुला लेता है क्योंकि अब उसके पास बहुत से पैसे आ गए थे। एंड्रिया उससे पूछती है कि इतने सारे पैसे उसके पास कहाँ से आए, तो वो झूठ कह देता है कि उसे एक सिक्योरिटी एडवाइजर की जॉब मिली है। तो एंड्रिया उससे पूछती है कि ये जॉब तुम्हें किसने दिलाया। रॉबर्ट कह देता है कि वो उसके फादर ने दिलाई। रॉबर्ट कुछ दिनों तक उन्हीं पैसों में सर्वाइव करता है, पर जल्द ही उसके लूटे हुए पैसे भी खत्म हो जाते हैं। अब उसे फिर से पैसों की कमी हो जाती है, इसलिए वो तय करता है कि वो एक और बैंक को लूटेगा। पर फिलहाल अभी उसके पास सारे पैसे खत्म हो चुके हैं और उसे चोरी करने के लिए कुछ प्लान के लिए उसे पैसों की जरूरत होती है। दूसरी ओर हम पुलिस वालों को देखते हैं जिन्हें बैंक रॉबरी का पता चल चुका था और वो उस चोर की तलाश कर रहे थे। रॉबर्ट को अब एक पार्टनर की जरूरत होती है क्योंकि वो इतने बड़े बैंक को अकेला नहीं लूट सकता। वो शहर में पता करने लगता है कि शहर का सबसे जहन दिमाग का चोर कौन है। तो उसे पता चलता है कि टॉनी नाम का एक शख्स है जो काफी शातिर चोर है। फिर रॉबर्ट टॉनी से मिलता है और उसे अपनी प्लान की बात बता देता है। टॉनी रॉबर्ट से पहली बार मिला था, इसलिए उसे यकीन नहीं हो रहा था कि क्या ये सच में चोरी कर पाएगा या फिर नहीं। इसलिए अब टॉनी उसे एक शर्त लगाता है और उसे एक छोटे बैंक में 3 मिनट के भीतर ही उसे चोरी करके वहां से भागने को कहता है। रॉबर्ट उसकी शर्त को मान जाता है। वो कहता है कि वो अपने ही शहर के सारे बैंकों को लूटना नहीं चाहता। वो $10,000 टॉनी से ले लेता है। फिर अगले ही दिन हम देखते हैं कि रॉबर्ट ने 3 मिनट के भीतर ही उस बैंक को लूट लिया था। अब ये देखकर टॉनी के सच में होश उड़ जाते हैं। वो रॉबर्ट से काफी खुश होता है और उसके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है।
अब दोनों मिलकर कनाडा के बड़े बड़े शहरों से बड़े बड़े बैंकों को लूटने लगते हैं। वो हर बार नए नए भेष बदलकर बैंक को लूटा करते थे ताकि वो पकड़ में नहीं आए। अब कुछ ही दिनों में इनके पास अब बहुत से पैसे आ जाते हैं। इनकी तिजोरी भी पैसों से काफी भर चुकी थी। इनके पास अब पैसों की कमी नहीं थी। अब ये आराम की जिंदगी जीने लगे थे। फिर एक दिन रॉबर्ट के जितने भी पैसे तिजोरी में रखे होते हैं उसे एंड्रिया देख लेती है और इतने पैसों को देखकर एंड्रिया को उस पर शक हो जाता है कि इतनी जल्दी उस काम में इतने पैसे वो कहां से ला सकता है। उसके घर आने पर एंड्रिया उससे उन पैसों के बारे में पूछती है। अब रॉबर्ट यहाँ उसे पूरी सच्चाई बता देता है कि असल में शहर के जो बैंकों में रॉबरी हो रही है वो वही कर रहा है। अब एंड्रिया उससे पूछती है कि तुमने कितने बैंकों को लूटा है। रॉबर्ट कहता है कि मुझे तो इसकी कोई गिनती ही याद नहीं है। अब यहाँ पे एंड्रिया उससे कहती है कि मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम चोरी कैसे करते हो। रॉबर्ट खुश होता है और उसे अगले ही दिन एक बैंक को लूटने लेके चला जाता है। वो एंड्रिया को कार में ही बैठने को कहता है और वो खुद बैंक को लूटने चला जाता है और कुछ ही देर बाद वो उस बैंक को लूटकर एंड्रिया के सामने आ जाता है। एंड्रिया उसके हुनर को देखकर काफी हैरान रह जाती है और उससे कहती है कि तुम मुझसे वादा करो कि तुम कभी भी पकड़े नहीं जाओगे और एक अच्छे पैसे जमा कर लेने के बाद तुम इस काम को छोड़ दोगे। रॉबर्ट उसकी बात को मान जाता है। अब वो बेहिचक सारे बैंकों को लूटने लगा था और वो बारी बारी से जितने भी पैसे बैंक से लूटता वो टॉनी को भी आधे पैसे दे दिया करता। अब टॉनी और रॉबर्ट दोनों मिलकर एक बड़े ज्वेलरी शॉप में चोरी करने की सोचते हैं, पर रॉबर्ट को यहाँ थोड़ा डर होता है कि शायद वो यहाँ पे पकड़ा न जाए क्योंकि डायमंड और ज्वेलरी में सिक्योरिटी का पहरा उनमें काफी अच्छा होता है। पर टॉनी यहाँ उससे कहता है कि अगर हमने ये चोरी कर ली तो इतने बड़े हाथ लग जाने के बाद हम इस काम को छोड़ देंगे। और रॉबर्ट इसके बारे में सोचता है और फिर वो मान भी जाता है क्योंकि अब उसे भी पकड़े जाने का काफी डर होता है। अब इसी बीच पुलिस की तरफ से शहर में चकाचौक से भी बढ़ा दी जाती है क्योंकि वो मीडिया और गवर्नमेंट से काफी दबाव में होते हैं। यहाँ पे हम डिटेक्टिव रे को देखते हैं जो टॉनी की तलाश कर रहे थे क्योंकि उससे पता होता है टॉनी ही इस शहर का सबसे बड़ा चोर है। वो उसे पकड़ने के लिए एक टीम बनाता है जिसे वो नाम देता है प्रोजेक्ट कैफे और वो टॉनी के पब पर नजर रखने लगता है जहाँ वो अक्सर आ जाया करता था। तभी उन्हें एक दिन रॉबर्ट का भी पता चलता है कि वो उसके साथ काम करता है और उसके साथ ही मिला हुआ है। फिर एक दिन जब ये दोनों चोरी करने के लिए उसे डायमंड ज्वेलरी शॉप पे जाते हैं तो वहाँ उस शॉप के सामने ही एक बैंक होता है जहाँ पे पुलिस का काफी ज्यादा पहरा होता है और ये डिटेक्टिव रे ने ही लगाया होता है। हम देखते हैं कि ये दोनों उस ज्वेलरी शॉप को पूरी तरह से लूट लेते हैं और वहां से आसानी से भाग भी निकलते हैं। डिटेक्टिव रे को अंदाजा नहीं था कि ये भेष बदल के आ सकते हैं। ये उनकी एक लास्ट चोरी थी और वो अपनी पूरी प्लानिंग के साथ गए हुए थे कि वो पकड़े ना जाएं। रॉबर्ट इस चोरी को कर काफी ज्यादा खुश था क्योंकि उसे अब जिंदगी में कभी चोरी करने की जरूरत नहीं थी। पर जब वो घर पहुंचता है तो वो देखता है कि एंड्रिया की तबीयत काफी ज्यादा खराब थी। वो तुरंत से एंड्रिया की मदद करता है और उसे हॉस्पिटल ले जाता है। कुछ ही देर बाद पता चलता है कि रॉबर्ट पिता बन चुका है। एंड्रिया ने एक बच्चे को जन्म दिया था और वहीं दूसरी ओर हम पुलिस ऑफिसर जॉन को देखते हैं जिन्हें रॉबर्ट और टॉनी का पता चल चुका था और वो जल्द ही उनके घर में धावा भी बोल देते हैं। पर उनके घर से उन्हें कुछ भी नहीं मिलता क्योंकि इन दोनों ने पहले से उन पैसों को कहीं छुपा दिया होता है। और रॉबर्ट ने एंड्रिया के लिए एक नया घर भी खरीद लिया था। वो अपने बच्चे और एंड्रिया को लेकर अपने नए घर में आता है और रॉबर्ट रिटायर हो चुका था। अब उससे पैसों की कमी नहीं थी। वो अपनी लाइफ को एंजॉय करने लगा था। पर 1.5 साल गुजर जाने के बाद हम देखते हैं कि रॉबर्ट के पास जो पैसे थे वो खत्म हो चुके हैं क्योंकि उसके पास जो उसने पैसे चोरी किए थे वो अपने नए घर को खरीदने में आधे से भी ज्यादा पैसे को लगा चुका था। इसलिए अब वो परेशान भी हो चुका होता है। फिर एक रात वो एंड्रिया से कहती कि उसे एक आखिरी चोरी करनी है, पर एंड्रिया उसे साफ साफ मना कर देती है। वो कहती है कि नहीं, अब हमें चोरी करने की जरूरत नहीं है और मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम पकड़े जाओ। और रॉबर्ट उसके सामने हाँ कर देता है। पर अगले ही दिन वो फिर से चोरी करने चला जाता है। पर उसे पता नहीं होता है कि जॉन और उसकी टीम उसे 1.5 साल से ढूंढ रही है। फिर उन्हें अगीरों से पता चल जाता है कि रॉबर्ट फिर से चोरी करने वाला है। उन्हें पता चलता है कि रॉबर्ट अभी लंदन में है और उसने अभी तक 2-3 बैंकों को लूट भी लिया है। रॉबर्ट अपना पैतरा पहले की तरह आजमा रहा था, जैसा कि वो अपना भेष बदलकर चोरी किया करता था। वो हर बार चोरी करता और खुद ही पुलिस को इन्फॉर्म भी कर देता। फिर एक बार रॉबर्ट जब बाहर निकलकर अपने कपड़े एक जो आदमी को देता है, उसे पुलिस पकड़ लेती है। तभी रॉबर्ट वहाँ एक नई गाड़ी को खरीदकर वहाँ से भाग जाता है। अब रॉबर्ट फिर से कनाडा आ रहा होता है, पर जैसे वो एयरपोर्ट से उतरता है जॉन की टीम उसे पकड़ लेती है। पर पुलिस रॉबर्ट की बस 2-3 चोरियों की ही सबूत जुटा पाई थी। 1988 में रॉबर्ट को 20 साल की सजा सुनाई जाती है। पर पुलिस का कहना था कि अगर वो टॉनी के खिलाफ गवाही दे देता तो उसकी सजा 8 साल कम करवा दी जाती। टॉनी ने रॉबर्ट को भी गवाही देने को कहा था। उसने टॉनी के खिलाफ गवाही नहीं दी और वो अपनी 20 साल की पूरी सजा काटता है। फिर 2001 में गिलबर्ट जेल से छूट भी जाता है। अब रॉबर्ट को यानी कि गिलबर्ट को उसे समझ आ गई थी, इसलिए वो अपनी आखिरी दिनों में ट्रक ड्राइवर की काम करने लगा। और ये गिलबर्ट की जिंदगी की एक सच्ची कहानी थी और यहीं पे कहानी खत्म होती है।